मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुनो, वह पॉलिसी वाली अटैची तो लाना जरा। रीमा सुन रही हो? विवेक ने बैठक से पत्नी को आवाज लगाई। क्या कह रहे हो? मुझे किचन में कुकर की सीटी के बीच कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर से कहो। रीमा अपने गीले हाथों को तौलिए से पोंछते पोंछते ही बैठक में आ गई। वह अटैची देना जिसमें बीमे की फाइलें रखी हैं। वैसे तुम कहीं भी रहो, कोई ना कोई तुम्हें देखकर सीटी जरूर बजा देता है। विवेक पत्नी को देख मुस्कुराते हुए बोला। फालतू की बातें ना करो, वैसे ही कितना काम पड़ा है, तुम्हें यह काम भी अभी करना था। रीमा झुंझला पड़ी। यह काम भी तो जरूरी है। जो पॉलिसी मैच्योर हो रही है उसका क्लेम ले लूंगा। तो सुनो, कोई हॉलिडे पैक लें, कहीं घूमने चलते हैं। और रीमी की शादी का क्या प्लान है तुम्हारा? रीमा की बात सुन विवेक ने पूछा। अभी 22 साल की ही तो हुई है, अभी 2-3 साल और हैं हमारे पास। उसके बाद कौन सी खजाने की चाबी हाथ लगने वाली है? जो भी पैसा है वह सब पॉलिसी शेयर एफडी के रूप में, बस यही है। विवेक के अटैची खोलते हुए कहा। अब चाहे खुद सेकंड हनीमून मना लो या बच्चों का घर बसा दो, 1-2 साल बाद तो रोहन बेटा भी शादी लायक हो जाएगा। विवेक कागजों को उलटते पलटते बोला। अरे हाँ, कल छोटू भी मिला था। जब मैं ऑफिस से निकल रहा था बड़ा चुप चुप सा था। पहले कितना हंसी मजाक करता था। चलो अच्छा है, उम्र के बढ़ने के साथ थोड़ी समझदारी भी बढ़ गई उसकी। रीमा कुछ न बोलकर चुपचाप रसोई में आ गई। फिर काम करते हुए सोच में पड़ गई कि समय कितनी तेजी से बीतता है। इसका आभास सिर्फ बीते पलों को याद करने पर ही होता है। उसकी शादी को भी तो 27 साल हो गए। जब शादी तय हुई थी तो मात्र 19 वर्ष की थी। सगाई से विवाह के बीच के 6 माह उसे कितने लंबे लगे थे। विवाह करूं या ना करूं सोच सोच कर पगलाने लगी थी। जहां एक और विवेक का व्यक्तित्व अपनी ओर आकर्षित करता, वहीं अपने लखनऊ शहर से मीलों दूर कानपुर के एक छोटे कस्बे की कस्बाई जिंदगी और उसका संयुक्त परिवार उसके सुनहरे सपनों में दाग की तरह छा जाता। अपने सपनों के साथ अपनी अधूरी पढ़ाई के बीच विदा हो वह ससुराल आ गई। यहाँ के घुटन भरे माहौल से निकलने का एक यही रास्ता बचा था उसके पास कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। बस इसी बहाने मायके का रुख करने लगी। स्नातक की पढ़ाई खत्म कर कंप्यूटर डिप्लोमे में दाखिला ले लिया। विवेक ने उसे भरपूर आज़ादी दे रखी थी। जहां विवेक के 4 वर्ष पूरे हुए, उसकी झोली में स्नातक डिग्री के साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर और 2 नन्हे मुन्ने रोहन और रीनी भी आ गए। ससुराल में 2 जेठ जेठानियां, उनके 4 बच्चे, सास ससुर, एक घरेलू नौकर समेत कुल 14 सदस्य एक बड़े से घर में एक छत के नीचे जरूर थे, मगर एक साथ नहीं। साझा चूल्हा भी इसलिए जल रहा था क्योंकि अनाज, दूध, घी, दही, सब्जियां सभी तो अपने घर की ही थी। कमी पेशी के लिए ससुर जी की पेंशन व घर खर्च के नाम पर चंद रुपए सास को पकड़ाकर उनके बेटे निश्चित हो जाते। बहुओं में सारा झगड़ा काम को लेकर रहता। वह फटाफट रसोई का काम निपटाकर घर आए मेहमानों का भी स्वागत सत्कार बहुत सम्मान के साथ करती। मोहल्ले में उसकी बड़ी तारीफ होने लगी तो दोनों जेठानियां एक तरफ हो उसके काम में तरह तरह के नुक्स निकालने लगी। इसी बीच विवेक का ट्रांसफर हेड ऑफिस दिल्ली हो गया। तब वह बहुत खुश हुई थी कि चलो अब तो कहीं अपने हिसाब से जिंदगी बिताएगी। किंतु विवेक ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि दिल्ली में मकान, बच्चों के स्कूल, सभी कुछ इतना आसान नहीं है। तुम्हें बाद में लेकर जाऊंगा। विवेक दवा कंपनी में एरिया मैनेजर था। रीमा फिर से एक बार मन मारकर रुक गई। फिर जब ससुराल के पास ही एक नया स्कूल खुला, तब स्कूल में बच्चों के एडमिशन के साथ ही उसे भी कंप्यूटर टीचर की जॉब मिल गई।
विवेक ने हमेशा की तरह उसे प्रोत्साहित ही किया। अब तो दोनों जेठानियों ने सास के कान भरने शुरू कर दिए कि घर के काम से बचने के लिए स्कूल चल दी महारानी। सास को सुबह शाम की रोटी से मतलब रहता, जैसे रीना समय पर दे देती। दोनों बच्चे अभी छोटे ही तो थे, रोहन 4 साल का और रीनी 3 साल की। दोनों को स्कूल में दाखिल करा दिया। अब वह निश्चित थी, मगर घर का माहौल जमे पानी सा सड़न पैदा करता। ऐसे में छोटू की हंसी मजाक भरपूर बातें उसे ठंडी ताजी हवा के झोंके सी लगती। छोटू मतलब बलबीर सिंह, इस नाम से उसे कोई नहीं पुकारता था। पूरे मोहल्ले का प्रिय समाज सेवक। बस पढ़ाई लिखाई में मन ना लगता, ना ही शांति से घर में बैठ पाता। किसी को बाइक से सब्जी मंडी पहुंचा देता, तो किसी की बहू को कार से हॉस्पिटल। उसकी डिलीवरी के समय भी दोनों वक्त छोटू की कार काम आई थी। छोटू तो अपने पिताजी के रिटायरमेंट के बाद का अघोषित ड्राइवर हो गया था। घर में उससे बड़े 2 भाई और भी थे, मगर वे भी कार नहीं चला पाते थे। फिर जब दिन भर छोटू घर भर के कामों के लिए गाड़ी दौड़ा ही रहा था, तो उन्होंने भी ड्राइविंग सीखने की जहमत ना उठाई। 6 फुट लंबा तगड़ा जीन्स और टी-शर्ट पहने, आंखों में धूप के चश्मे के साथ हाथ जोड़ विनम्रता से जिसके भी आगे खड़ा हो जाता वही गदगद हो जाता। उसकी ससुराल तो दिन भर में एक चक्कर जरूर लगा जाता। अक्सर रीमा को छेड़ता, भाभी आपकी उम्र और मेरी उम्र बराबर ही होगी, लेकिन आपको देखो कभी खाली बैठे नहीं देखा, और मैं हर वक्त खाली रहता हूँ। तो कोई काम क्यों नहीं करते, स्कूल ही ज्वाइन कर लो। वाह भाभी, खुद तो 2 बार में इंटर पास कर पाया हूँ, दूसरों को क्या पढ़ाऊंगा। प्राइवेट स्नातक कर लो, आजकल तरह तरह के कंप्यूटर कोर्स भी हैं, तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल ही जाएगा। ठीक है, आप भी कंप्यूटर पढ़ाने में मदद करेंगी तो मैं ज्वाइन करने की सोचूंगा। अरे वाह, बहुत अच्छी तरह बताते हैं, प्रैक्टिकल भी कराते हैं। फिर भी कुछ समझ ना आया करे तो आकर पूछ लिया करना, मैं जानता हूं कि आप कभी मना नहीं करेंगी। आप हैं ही बहुत स्वीट। वह हंस पड़ी। आपको पता भी है कि आपकी हंसी कितनी कातिलाना है। मैंने तो आपको शादी के बाद जब हंसते हुए देखा था तो देखता ही रह गया था। विवेक भैया जी से बड़ी जलन हो गई थी मुझे। तुम कुछ भी कैसे बोल देते हो, रीमा नाराजगी से बोली। सच कह रहा हूं भाभी, आपकी हंसी और आपकी इन आंखों को जो कोई एक बार देख लेता होगा वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता होगा। बस बस, ज्यादा मक्खन ना लगाओ। अब अपना कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही मेरा सिर खाने आना। रीमा ने उसे टालना चाहा। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए बाय।